हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज फिर से वही आवाज़ आ रही थी जो पिछले कुछ रातों से समीर को जागने पर मजबूर कर रही थी। उसने बत्ती जलाई और घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। समीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और ज्यादातर अकेला ही रहता था। आज काम कुछ ज्यादा था तो वो बहुत देर से सोया था और फिर अब ये आवाज। क्या मुसीबत है। झन्नाते हुए समीर बेडरूम से हॉल में आया और बत्ती जलाकर देखने लगा कि ये आवाज आ कहां से रही है। उसे इस घर में आए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उसने ठीक से पूरा घर देखा भी नहीं था। 3 कमरों का यह फ्लैट उसने किराए पर लिया था, जिसे उसके ऑफिस के ही एक स्टाफ ने दिलवाया था। समीर के कानों में आती हुई आवाज से उसकी नींद उड़ गई थी। मैं आज किसी भी तरह इस आवाज का पता लगा कर रहूंगा, बोलता हुआ समीर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसे लगा कि हो ना हो इसी कमरे से आवाज आ रही है। अब वो साफ साफ सुन सकता था कि ये किसी औरत की आवाज थी। समीर ने महसूस किया कि उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थीं। वो डरते डरते उस कमरे के अंदर गया। अंधेरे की वजह से उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। जब कमरे की लाइट जलानी चाहिए तो एक भी स्विच काम नहीं कर रहा था। वो किसी तरह मोमबत्ती जलाकर वापस उस कमरे में आया। उसने आसपास नजरें दौड़ाई लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वह कमरे के दरवाजे को पूरा खोलते हुए जब अंदर गया तो उस कमरे में एक पुरानी अलमारी के अलावा और कुछ भी नहीं था। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल को उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, पर पता नहीं क्यों उसके कानों में आती हुई आवाज में ऐसा क्या था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह उस अलमारी की ओर बढ़ रहा था जहां से वो गाने की आवाज आ रही थी। समीर ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला और फिर पीछे हट गया। वो क्या देखता है कि उस अलमारी में एक छोटा आईना रखा था और उसी से गाने की आवाज आ रही थी। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही उस आईने को हाथ में लिया, उससे आती हुई आवाज बंद हो गई। उसने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो बला छूटी। जैसे ही वो आईने को वापस अलमारी में रखने लगा, तभी उस आईने में एक चेहरा उभरा और उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर, मेरे पास आओ, मत डरो। आईने वाली अजीब सी औरत के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर के मारे समीर के हाथ पांव फूलने लगे और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। तभी टूटे हुए आईने के सभी टुकड़ों में से उस भयानक चेहरे वाली औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये सब देखते ही समीर की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं, और वो उसी जगह पर बेहोश होकर गिर पड़ा। घड़ी के तेज अलार्म से समीर की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठा तो उसे लगा कि उसके हाथों में कुछ है, और समीर ने देखा कि उसके हाथों में वही आईना था जो कल रात उसके हाथों से गिरकर टूट गया था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी भी वो आईना बिल्कुल ठीक था और समीर अब भी इसी सोच में था कि ये उसके पास कहां से आया। उसने एक पल को घड़ी देखी तो सुबह के 8 बज रहे थे। समीर को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो उसने उस आईने को वहीं टेबल पर रख दिया और काम पर निकल गया। शाम को जब समीर घर आया तो फ्रेश होने बाथरूम में गया। मुंह धोते हुए अचानक उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे कुछ याद आया। वो टेबल के पास आया और वही आईना खोजने लगा जो उसने सुबह वहां पर रखा था, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। समीर को लगा कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई होगी। रात को खाना खाने के बाद वो लैपटॉप पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर घड़ी पर गई तो रात के 12:30 बजने वाले थे। उसने अपना काम खत्म किया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी समीर ने फिर से वही आवाज सुनी, एक औरत के गाने की आवाज, जो कि उसने पिछली रात भी सुनी थी। वह चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाया और फिर से वह उस ओर बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी।
इस बार समीर थोड़ा चौकन्ना होकर कमरे से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, उसे गाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दरवाज़ा खोलते हुए डर रहा था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो कि उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। समीर पसीने से तरबतर था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। वहां पर अंधेरा था। गाने की हल्की आवाज़ अभी भी आ रही थी। समीर हाथों में मोमबत्ती लिए कमरे में घुसा और इधर उधर देखने के बाद अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया। समीर ने अलमारी खोलकर देखा तो वहां वही आईना रखा था जो कि सुबह समीर के हाथों में था। एक पल को तो दंग रह गया कि सुबह उसने वह आईना तो अपने कमरे की टेबल पर रखा था और शाम को उसे वो आईना वहां दिखा ही नहीं। समीर की सांसें तेज चल रही थी। ऊपर से वो इस सोच में था कि ये आईना आया कहां से। वह घबरा कर पीछे हट गया और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक आवाज आई जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता था तुम आओगे। एक औरत की आवाज थी ये। कौन है? समीर चौंक कर इधर उधर देखते हुए बोला। समीर डरो मत, मेरे पास आओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। समीर ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अगर तुम मेरी मदद कर दो। कैसी मदद? मुझे जाने दो प्लीज। मैं इस आईने में से बोल रही हूं। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इतना कहते कहते वो औरत रोने लगी। समीर का डर से बुरा हाल था। वो अलमारी से थोड़ी दूर रखी बेड के पास दुबक कर बैठा रहा और वहीं से बोला। मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी? मैं तो खुद डरा हुआ हूं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। समीर इतना सहमा हुआ था कि उसने आईने वाली औरत की पूरी बात सुनने में ही भलाई समझी। आईने वाली औरत ने कहना शुरू करा। मेरा नाम निशा है। 1 साल पहले मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया था। लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे। इसीलिए शहर के शोर शराबे से दूर मैं इस मकान में अपनी 2 साल की बेटी के साथ रहने आ गई थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी बेटी को भी साथ ही रखती थी। एक रात स्कूल का काम करते हुए मुझे देर हो गई। मेरी बेटी सो चुकी थी और मैं भी सोने ही जा रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है। पहले तो मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगी। फिर मैंने गौर किया कि ये किसी आदमी की भारी भरकम आवाज़ थी और वो कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। मुझसे नहीं रहा गया और मैं उठकर आसपास देखने लगी। मैंने सारे कमरों में देखा लेकिन कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर मैं हॉल में आ गई। खिड़की के पर्दे हटाकर मैं इधर उधर देखने लगी लेकिन कुछ साफ साफ दिखा नहीं। इस घर का एक दरवाजा पीछे की तरफ खुलता है। घर के पीछे कुछ पेड़ और झाड़ियां थी जिसके कारण वो दरवाजा ज्यादातर बंद ही रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये आवाज उधर से ही आ रही है। मैंने दरवाजा खोला तो उस जंगल की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। मुझे डर भी लग रहा था, इसीलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा ही खोला और उसके पीछे छिपकर देखने लगी। धुआं जैसे ही थोड़ा कम हुआ, मैंने देखा कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ था और आसपास कुछ खोपड़ियां रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। वह किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हवन जाप कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काला जादू जानता था और उसी का प्रयोग कर रहा था। उस आदमी की बड़ी बड़ी जटाएं थी। पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। उसने एक चाकू लिया और अपने अंगूठे से खून निकाला और उसी से अपने माथे पर तिलक लगा लिया। उसका ऐसा रूप देखकर मेरे हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए थे। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपने मुंह को दोनों हाथों से दबा लिया जिससे उस आदमी को पता ना चले कि मैंने उसे देख लिया है। मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था। मैंने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी और मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, अचानक हड़बड़ाहट के कारण मेरा हाथ दरवाजे से जा लगा। अचानक हुई आवाज से वो आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते एकदम चुप हो गया। शायद वो समझ चुका था कि मैंने उसे देख लिया है।
डर के मारे मेरा हाल ऐसा हो गया था कि काटो तो खून नहीं। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे पर लगा, खट की आवाज हो गई थी। मन ही मन में समझ चुकी थी कि उस तंत्र मंत्र करने वाले आदमी ने मुझे देख लिया होगा। एक अनजाने भय के कारण मैंने उस आदमी की ओर देखा और तभी वो आदमी मेरी ओर पलट गया। उसकी बड़ी और डरावनी लाल आंखें देखकर मेरी सांसें रुक गईं। उससे भी ज्यादा हैरान मैं ये देखकर थी कि वो आदमी किसी और दिशा की ओर मुंह करके बैठा था और जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी, उसने सिर्फ अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसका पूरा शरीर अभी भी उसी दिशा में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मैं कमरे में आई और अपनी बेटी को लेकर जैसे ही मैं भागने वाली थी, वो आदमी अचानक मेरे सामने आ गया। तुमने मेरी साधना को भंग करके अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकता हूं। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है, वो गुस्से से घूरते हुए बोला। मैंने उससे माफी मांगी और कहा भी कि मैंने कुछ भी नहीं किया जानबूझकर। मैं किसी से कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उस पर जैसे कोई भूत सवार था। इतना तो तय था कि वो इंसान तो नहीं था। इससे पहले मैंने ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। मैं डर से कांपने लगी थी। मैं जैसे ही पीछे के दरवाजे की ओर भागी, उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसकी आत्मा को एक तस्वीर में कैद कर दिया। मैं जब चिल्लाते हुए उस तस्वीर की ओर बढ़ी तो उसने मुझे भी इस आईने में कैद कर लिया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे रोने की आवाज सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तूने मेरी सिद्धि प्राप्ति में बाधा डाली है ना, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तू तड़पती रहेगी लेकिन अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी। इस आईने से निकलती तेरी आवाज सुनकर सब डरेंगे, लेकिन तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और जब तक तेरी बेटी नहीं आजाद होगी, तू भी इस आईने से नहीं निकल सकती। और फिर वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? समीर ने साहस बटोरते हुए उस आईने वाली औरत निशा से पूछा। फिर क्या? उसके बाद इस घर में आने वाले हर आदमी को मेरी आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तुम बहादुर समीर, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही अब मुझे और मेरी बेटी को बचा सकते हो। इतना कहकर निशा फिर से रोने लगी। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? समीर बोला। तुम्हें यकीन ना हो तो हॉल में लगी मेरी बेटी की तस्वीर देख सकते हो, निशा ने कहा। समीर दौड़ के हॉल में गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में उस तस्वीर में एक बच्ची थी जो कि काफी उदास लग रही थी। समीर उस ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचने लगा कि उसकी नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी इस तस्वीर पर। वो दौड़कर आईने के पास गया। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया होगा तो कहो, करोगे मेरी मदद? निशा ने समीर से पूछा। हाँ करूंगा, बताओ क्या करना है? कुछ सोचता हुआ समीर बोला। सोच लो। सोच लिया, समीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तो सुनो, तुम्हें उस तस्वीर पर अपने अंगूठे से निकले खून से तिलक लगाना होगा, जिससे उस तांत्रिक का जादू टूट जाएगा और मेरी बेटी आजाद हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी मां पुकारते हुए आईने पर हाथ रखेगी तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी, निशा ने समीर को समझाया। समीर ने वैसा ही किया। तिलक लगाते ही निशा की बेटी अचानक सामने खड़ी थी और रो रही थी। तभी समीर ने आईने को उस बच्ची के सामने कर दिया। वो बच्ची अपनी मां को पुकार रही थी। उसका हाथ आईने से जैसे ही लगा, निशा अपने रूप में आ गई। समीर को अभी भी उन दोनों को सामने देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच है। निशा ने अपनी बच्ची को गले लगा लिया कि अचानक समीर की आवाज आई। निशा उसकी ओर मुड़ी तो देखा कि समीर अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि उसकी आवाज उस आईने से आ रही थी। और तब निशा ने कहा, मुझे माफ कर दो समीर, अगर मैं तुम्हें बता देती कि उस तांत्रिक ने यह भी कहा था कि जो मुझे उसके तंत्र से बाहर निकालेगा वो खुद को इस आईने में कैद कर लेगा, तो ये सुनकर तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना पड़ा। और इतना कहकर निशा ने उस आईने को जिसमें समीर कैद था वापस अलमारी में रख दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। निशा और उसकी बेटी को बचाते बचाते समीर खुद उस आईने में कैद होकर रह गया, जहां दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हिम्मत हार चुके समीर की जान में तब जान आई
जब उसने उस घर में किसी की आवाज़ सुनी। वो समझ गया था कि जरूर उस घर में कोई रहने आया है। उसे अपने बचने की आस दिखाई थी। समीर को आईने में कैद हुए कुछ दिन बीत चुके थे। उसे ढूंढते हुए ऑफिस के कुछ कोवर्कर्स वहां पर आए थे, लेकिन समीर का कुछ नहीं पता था। दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो लोग लौट गए। उन्हें लगा कि शायद किसी जरूरी काम से समीर कहीं पर गया है। एक आध दिन और बीतने के बाद उस मकान का केयरटेकर जब किराया लेने आया तो दरवाजा खुला देखकर वो हैरान हो गया। समीर का कहीं अता पता नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सामान तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन आदमी का कहीं अता पता नहीं था। इधर अपनी अच्छाई की कीमत चुकाता समीर जैसे ही किसी के आने का पता चला उसे, वो जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक से आती आवाज को सुनकर केयरटेकर डर गया। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था वहां पर, और ऊपर से रात का समय। उसे लगा कहीं कोई भूत वूत का कोई चक्कर तो नहीं। वो आदमी जैसे तैसे घर को बंद करके सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गया। 2-3 दिन ही बीते थे कि अनिल नाम का एक आदमी जो पेशे से लेखक था, उस केयरटेकर के पास घर किराए पर लेने के लिए आया। तब उसने बिना देरी किए वो मकान अनिल को किराए पर दे दिया, ये सोचकर कि जब समीर आएगा तब का तब देखा जाएगा। इस तरह अगले दिन से अनिल वहां पर रहने लगा। अनिल अकेला ही रहता था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक रूम पहले से ही बंद था और दूसरे में कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था जो कि समीर का था। अनिल ने सोचा शायद उस केयरटेकर ने किसी और अकेले रहने वाले आदमी को किराए पर रखा हो, और इसीलिए अनिल ने अपना बंदोबस्त उस कमरे में कर लिया जिसमें अलमारी थी और जिसमें रखे आईने में समीर कैद था। अनिल उस कमरे में रहने लगा और उसने जरूरत के मुताबिक सारा सामान भी जुटा लिया था। रात को खाने के बाद अनिल दीवार के सहारे बैठकर पीठ हटकाकर बेड पर बैठा अपनी अगली कहानी लिखने पर विचार कर रहा था। तभी उसने कमरे को ध्यान से देखा। बिल्कुल वैसा ही कमरा जैसा उसने उस दिन सपने में देखा था। दरअसल कुछ दिनों पहले अनिल ने एक अजीब सा सपना देखा था जिसमें उसने खुद को एक ऐसे कमरे में कैद पाया जिसमें एकदम घुप अंधेरा था। वहां ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा जिससे वो बाहर निकल सके। उसने लाख हाथ पैर मारे लेकिन कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगा और उसका दम घुटने लगा। वो दीवार के सहारे बैठ गया। अब तो उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, और उस दिन सपने में बार बार उसे हाई स्कूल की वो घटना याद आ रही थी जब उसके साथ पढ़ने वाले कुछ मनचले लड़कों ने मस्ती मस्ती में उसे घर जाते समय नदी में धक्का दे दिया था। अनिल को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो डूबते हुए अपने आप को बचा सकता। वो छटपटाता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन वो किनारे तक आ पाने में असमर्थ था। वो तो भला हो उस अनजान युवक का जिसने ऐन मौके पर पानी में छलांग लगाकर उस किनारे तक ले आया उसे। तब तक आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सबने उस युवक की तारीफ करी और नाम पूछा तो उसने अपना नाम सैम बताया, और अदील को खतरे से बाहर पाकर वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब अनिल को होश आया तब उसे उन लोगों ने उस युवक के बारे में पता चला जिसने अनिल को बचाया था। हाई स्कूल की इस घटना को याद आते ही अनिल को उस युवक से मिलने की इच्छा होने लगती थी, क्योंकि वो उसको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद तक नहीं दे पाया था। इससे पहले कि अनिल अपनी यादों के कारवां को और आगे बढ़ाता, किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई बार बार बस एक ही लाइन दोहरा रहा था, मुझे बचाओ, कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अनिल चौंक कर इधर उधर देखने लगा। असमंजस की स्थिति थी उसके लिए। वो सोच में पड़ गया कि अभी कुछ देर पहले ही तो उसे अपने बुरे सपने याद आ रहे थे जिसमें वो चिल्ला रहा था, लेकिन ये किसकी आवाज है और आखिर कहां से? उसने हैरानी के साथ पूछा, कौन है? तो समीर की आवाज आई, मैं हूं समीर, मैं यहाँ कैद हूं, मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अनिल ने कमरे में फिर से नजर दौड़ाई तो उसे कोई नहीं दिखा। वो अब थोड़ा घबराते हुए कहने लगा, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, कहाँ से बोल रहे हो? देखो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मैं कह देता हूँ तुम्हें। समीर समझ गया कि अनिल भी उसकी तरह ही घबरा रहा है, इसीलिए उसने शांत होकर कहा,
देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस अलमारी को खोलो और इसमें रखा आईना निकालो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अनिल सोच में पड़ गया। वो बैठे बिठाए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने वहां से दबे पांव भागने की सोची और धीमे कदमों से दरवाजे के पास आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर ठिठक गया। उसे वो दिन याद आ गया जब किसी ने उसे डूबने से बचाया था और आज वो किसी को बचाने की जगह जान छुड़ाकर भाग रहा था। अनिल ने समीर की मदद करने का मन बना लिया था, फिर चाहे जो हो वो डरेगा नहीं। हिम्मत जुटाकर वो अलमारी के पास आया। डर और घबराहट उसके चेहरे पर दिख रहे थे साफ, लेकिन उन पर काबू पाते हुए उसने एक झटके से अलमारी खोली तो सामने सचमुच एक आईना रखा था, जिसे हाथ में उठाते ही समीर की आवाज आई। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि कोई किसी आईने में कैसे कैद हो सकता है, और तुम्हारा घबराना जायज भी है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस घबराहट से गुजर चुका हूं। तुम मेरी बात सुनने के लिए राजी हो गए, इसकी मुझे बहुत खुशी है, और ये भी उम्मीद है कि तुम मुझे इस परेशानी से छुटकारा जरूर दिलाओगे। हाँ, मैं इसी सोच में हूँ कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इस आईने में कैद हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डरावनी फिल्म देख रहा हूँ। अनिल ने बोला। नहीं, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक हादसा है जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता, समीर परेशानी भरी आवाज में बोला। और फिर उसने अनिल को सारी बातें सविस्तार बता दी। कैसे उसने एक औरत की गाने की आवाज सुनी और उसका पता लगाने पर एक माँ की दुख भरी कहानी का पता चला, और उस माँ बेटी को तांत्रिक के तंत्र जाल से बचाने के चक्कर में वो खुद ही उस आईने में कैद होकर रह गया। तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? यहाँ ना तो निशा है और ना ही वो तांत्रिक जो कि हमें इससे निकलने का रास्ता बताए, और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बचाने के लिए जाऊं और मैं ही इसके अंदर फंस जाऊं। तुम्हारा डर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इससे बाहर निकलने का रास्ता मुझे भी मालूम नहीं है। समीर की आवाज से निराशा साफ झलक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिल उठा और कहने लगा, एक बार किसी ने मेरी मदद की थी जिसका मैं धन्यवाद नहीं दे पाया, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। बस अब सोचना ये है कि हम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएंगे। हाथ में आईना पकड़े अनिल कमरे से निकलकर हॉल में आ गया। उसने लाइट जलाई और आसपास देखा तो उसे वहां वो खाली तस्वीर मिली जिसमें तांत्रिक ने निशा की बेटी को कैद किया था। कुछ देर तक वो उस तस्वीर को निहारता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी उसी उधेड़बुन में था जो बातें समीर ने बताई, और जो चीज उसकी आंखों के सामने है वो सच में हो चुकी है। फिर अनिल ने अपनी बेचैनी और जिज्ञासा को संयम करते हुए घर के पीछे का दरवाजा खोलकर देखा तो चारों ओर अंधियारा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे में कीड़े मकोड़ों की आवाज भी डरावनी लग रही थी, इसीलिए उसने वो दरवाजा बंद कर देना ही सही समझा और समीर से कहने लगा, यहाँ आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे हम मदद मांग सके। इतने बड़े घर में एक कमरा बंद पड़ा है और दूसरे में तुम्हारा सामान है। मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे काम का हो। मेरी नियति ही शायद यही है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, समीर ने उदासी भरे स्वर में कहा। क्यों ना हम इस बंद कमरे को खोल कर देखें, अनिल ने सलाह दी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि इस मकान के केयर टेकर ने मुझे घर किराए पर देने से पहले ही ये बात बताई थी। इस मकान में मकान मालिक का कुछ सामान रखा है, और मुझे याद है कि निशा ने भी कहा था कि वो भी जब इस कमरे में रहने आई थी तब भी ये कमरा बंद ही था, समीर ने मना करते हुए कहा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ नहीं होगा, बस हम अपनी तसल्ली कर लेंगे। अनिल कहाँ रुकने वाला था। इतना कहते कहते वो बाहर से एक पत्थर ले आया और उस कमरे के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ डाला। अनिल ने उस कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि वो कमरा बाकी कमरों से बड़ा था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी जो घर के पीछे वाले जंगल की ओर खुलती थी। उस कमरे की बाईं दीवार पर कुछ आड़े तिरछे चित्र बने हुए थे और लाल रंग से कुछ लिखा भी था जो कि उसकी समझ से बाहर था।
कमरे के दूसरे कोने में एक चटाई बिछी थी। पास में ही एक टेबल था जिस पर ताला लगा हुआ था। एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। हाथ में आईना पकड़े अनिल उस संदूक के पास गया और उसे छूने ही वाला था कि दरवाजे पर तभी दस्तक हो गई। अनिल ने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय कौन आया होगा? मन ही मन बुदबुदाते हुए वो खुद से कहने लगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत अपनी बच्ची के साथ और एक अधेड़ उम्र का आदमी 7-8 साल के लड़के का हाथ पकड़कर खड़ा था। उन सबको देखकर अनिल चौंक गया। इससे पहले कि वो उनसे उनका नाम पता पूछता, वो औरत बोली, मेरा नाम निशा है। ये इस मकान के मालिक वीरेश्वर जी हैं और ये इनका बेटा विक्रांत। क्या तुम निशा हो? उन्हें देखकर अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। निशा, तुम यहाँ? मेरी अच्छाई का और भी नाम देना बाकी रह गया है क्या? समीर ने तंज कसते हुए कहा। निशा बिना कुछ बोले घर के अंदर आई और समीर के कमरे में गई। उसके साथ आए दोनों बच्चे नींद से उब रहे थे, इसीलिए उसने पहले बच्चों को सुलाया और फिर बाहर आकर सबसे कहने लगी कि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि जब मैं अपनी जान बचाकर और समीर को मुसीबत में फंसाकर यहाँ से भाग गई थी तो फिर वापस मैं क्यों आई हूँ? गहरी सांस छोड़ते हुए निशा ने आगे कहा, मुझे उस वक्त अपनी बच्ची के लिए जो सही लगा मैंने किया। मैं यहाँ से चली तो गई, लेकिन अपने अपराध बोध के कारण मेरा दम घुटने लगा और मुझे यही चिंता खाए जा रही थी कि इस आईने से बाहर आने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता था भी, लेकिन उससे कोई दूसरा बंदा जरूर फंसता था। फिर मैं उस केयर टेकर के पास गई और मकान मालिक से बात करनी चाहिए तो पहले उसने नानुकुर की, लेकिन बाद में पुलिस की धमकी देने पर वो मान गया और मुझे अंकल जी का नंबर मिल गया। मैंने वीरेश्वर अंकल से बात की और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस आने वाली मुसीबत से हमें जरूर छुटकारा मिल जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। मुझे पता था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और इसीलिए मुझे पछतावा भी है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे समीर? मैंने तुम्हें धोखेबाज समझ लिया था, लेकिन तुम तो बहादुर निकली। जब आप सब मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि मैं जल्दी आप सबको देख पाऊंगा। कहते कहते समीर का गला भराया। तो क्या आप सबको पता है कि समीर आईने से बाहर कैसे निकलेगा? अनिल ने पूछा। ये तो अंकल ही बता सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इन्हें मेरे साथ हुए हादसों के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर ये परेशान हो गए थे और कहने लगे कि यहाँ आकर ही सारी बात बताएंगे। निशा ने घर के मालिक वीरेश्वर की ओर देखते हुए कहा, प्लीज अंकल जी बताइए ना क्या बात है, आप अभी भी गहरी सोच में दिखाई दे रहे हैं। अनिल ने भी जोर देकर कहा। सबको परेशान देखकर उस घर के मालिक वीरेश्वर जी ने कहना शुरू करा। जब निशा ने आकर मुझे सारी बातें बताईं तो मैं हैरान था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई नागेश्वर है। ये मकान हमारे पिताजी ने बनवाया था। जब तक वो जिंदा थे हम सब साथ में रहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं और मेरी माँ गांव जाकर रहने लगे और बड़े भैया यहीं पर रहते थे। कब उनकी रुचि जादू टोने में होने लगी और कब वो तंत्र मंत्र में उलझते चले गए, इस बात का पता ही नहीं चला। इस मकान के पीछे वाले जंगल में वो तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हवन करते रहते थे, ऐसा मैंने कई बार सुना था। एक बार जब मैं और माताजी उनसे मिलने आए तो वो अपने कमरे में तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। पूरा कमरा धुएं और दुर्गंध युक्त बदबू से भरा था। माँ उन्हें देखकर एकदम सहम गई। पहले ही मेरी माँ मेरे पिताजी और मेरी पत्नी की मौत से दुखी थी। उनको भैया की चिंता और होने लगी। उन्होंने भैया से ये सब छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। तब माँ ने उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा। उन दोनों के बीच कहासुनी बहुत बढ़ गई और फिर माँ की बात सुनकर बड़े भाई ने गुस्से से कहा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा तंत्र जाल यहीं रहेगा। तुम लोग मुझसे कभी छुटकारा नहीं पाओगे, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसे घर से निकालते हुए कहने लगी, तू हमारी चिंता मत कर, अपनी सोच। ऊपर वाले की दुनिया में अगर तुझ जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसने किसी ऐसे को भी धरती पर भेजा भी होगा जो तेरे तंत्र को काट सके, और उस दिन तू डरेगा विधाता के न्याय से। उस दिन के बाद उनके कमरे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई।
कई बार मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना मैं इस घर को बेच दूं, लेकिन माँ की इस घर में जान बसती थी। इसीलिए हमने कमरे को ताला लगाकर केयर टेकर विनय को इस घर की चाबी दे दी और ये हिदायत भी दी कि इस कमरे को ना खोला जाए। और फिर विनय को किराया लगाने को कह दिया गया, जिससे यह घर खाली ना रहे और भैया को यहाँ आने का मौका भी ना मिले। उस दिन दुर्भाग्यवश निशा ने उन्हें जंगल में तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया और उसमें बाधा पड़ने के कारण उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और निशा को उन्होंने आईने में कैद कर दिया। समीर जैसे निर्भीक और निडर व्यक्ति ने निशा को तो उस कैद से बचा लिया, लेकिन खुद उसमें उलझ गया। उस चेहरे को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं कैसे भूल सकती हूँ डरावनी और लाल आंखें, जब वो मुझसे कह रहा था, आईने को मिला है श्राप, चेहरा देख रूह तेरी जाएगी कांप। अंगारे बरस रही थी उसकी आंखों से। उसके श्राप के कारण समीर को मेरा भयानक चेहरा दिखा, जिससे वो डर गया था। लेकिन उसकी निडरता ने मुझे तो आजाद कर दिया, पर वो उसमें फंस कर रह गया है और अब चाहे जो हो, हमें उसे आजाद करना ही होगा। निशा ने आत्मविश्वास से कहा। निशा की बात सुनकर अनिल ने कहा, क्यों ना हमें एक बार उस तांत्रिक के कमरे में चलकर देखें, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे काम आ जाए। अनिल, निशा और मकान मालिक वीरेश्वर उस कमरे में गए जहां तांत्रिक रहता था। अनिल ने आईने को नीचे चटाई पर रख दिया और दीवार पर बने चित्रों और शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी आईने से समीर की आवाज आई। क्या हुआ? कोई रास्ता मिला मेरे बाहर आने का? प्लीज जल्दी मुझे निकालो यहाँ से। समीर की बात सुनकर अनिल कमरे में इधर उधर देखने लगा और फिर कहा, क्यों ना हम इस संदूक को खोल कर देखें, शायद इसमें कुछ हो। ये भैया की संदूक है जिस पर वो हमेशा ताला लगा कर रखते थे। इसे छूना तो दूर, कोई उनके कमरे में आता भी नहीं था। वीरेश्वर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ताले का संबंध दीवार पर बने चित्रों और शब्दों से है। निशा ने दीवार की ओर इशारा करते हुए अनिल से कहा, जो कि दीवार पर बने चित्रों को गौर से देख रहा था। कुछ सोचते हुए अनिल ने निशा से कहा, जरा गौर से देखो, एक आदमी पेड़ों को काट रहा है और यहाँ कुछ लकड़ियां रखी हुई हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी मुश्किलों का हल लकड़ियों से जुड़ा हुआ है। हाँ, और जरा इन शब्दों को पढ़ो, वो हुआ यही है दफन कहीं, जो मिल गया तो मुश्किल ही नहीं। क्या मतलब हो सकता है इसका? निशा जैसे तैसे शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अपना माथा खपाने के बाद अनिल और निशा दोनों वीरेश्वर की ओर मुड़े। तभी समीर ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहेली और लकड़ी आपस में जुड़े हुए हों। समीर की बात सुनकर अनिल ने एक नजर कमरे को देखा और कहने लगा कि लकड़ी की तो एक ही चीज यहाँ मौजूद है और वो है ये टेबल, कहीं इसमें तो कुछ नहीं। इतना कहते ही वो टेबल के पास आया और संदूक को उस पर से उतार कर नीचे रख दिया और टेबल को उलट पलट कर पीट पाट कर देखने लगा, पर उसमें से तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस टेबल के बीच में एक गोलाकार डिजाइन था। अनिल ने आव देखा ना ताव उस गोलाकार पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। हाथ लगते ही टेबल का वो हिस्सा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अनिल ने उस हिस्से को उठाया और सब तरफ से उसे घुमाकर देखने लगा। तभी पीली धातु से बनी कोई चीज जो उसमें फंसी थी वो चमकने लगी। अनिल ने उसे निकाल कर देखा तो वो एक छोटी सी चाबी थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अनिल ने फटाफट उस चाबी से संदूक खोला तो उसमें एक पर्ची के अलावा कुछ नहीं था। निशा ने आगे बढ़कर उस पर्ची को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, पूर्णमासी को जन्मा वो देवांश ही होगा जिसके स्पर्श मात्र से तेरा तंत्र मंत्र भंग हो जाएगा। निर्भीक निडर अल्पायु का समावेश ना मिला तुम्हें, मेरे तंत्र जाल का ये जादू फिर पूरे घर पर छाएगा। अब ये क्या नई मुसीबत थी? इसे पढ़कर कुछ देर पहले जो मुस्कान सबके चेहरे पर आई थी वो उड़ चुकी थी। परेशानियां थी जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। समीर की कोई आवाज ना सुनकर निशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, समीर तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम परेशान मत हो, जब हम सब साथ मिलकर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेंगे। क्या हुआ अंकल, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो आप कहना चाहते हो? इतना कहते हुए अनिल ने वीरेश्वर को देखा
जो एकटक संदूक को देख रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। उन लोगों की आवाज सुनकर वीरेश्वर का बेटा विक्रांत उठ गया और उस कमरे में आ गया जहां अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसका पैर चटाई पर रखे आईने पर पड़ा। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में सबकी आंखें चौंधिया गईं और किसी चीज के तड़कने की आवाज आई। जब रोशनी का प्रभाव कम हुआ तो उस कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं था। जब सब कुछ शांत हुआ तो सबने वो देखा जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी। सामने समीर खड़ा था और चटाई पर आईने के टूटे हुए शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। तुम ठीक तो हो ना समीर? कहता हुआ अनिल समीर को छूकर देखने लगा। समीर को सही सलामत देखकर निशा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके मन पर पड़ा बोझ हल्का हो गया था। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने तो खुली हवा में सांस लेने की तमन्ना ही छोड़ दी थी, मगर ये सब कैसे हुआ? समीर को अचरज हुई तो उसने सबसे पूछा। इससे पहले कि अनिल समीर को कुछ बताता, उसने वीरेश्वर से पूछा, अंकल, तो क्या यही बात थी जो आपको परेशान कर रही थी? क्या आप इस बारे में जानते थे? मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। ईश्वर के प्रति मेरी माँ की आस्था और भी आज मजबूत हो गई। जब मैंने पर्ची में लिखी बातों को पढ़ा तभी मेरा माथा ठनका। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। ईश्वर की यही मर्जी थी, इसीलिए उन्होंने भाई साहब के तंत्र मंत्र को तोड़ने के लिए उनके भतीजे विक्रांत को अपने अंश के रूप में भेज दिया। इतना कहते कहते वीरेश्वर अपने बेटे विक्रांत को गले से लगाकर भावुक हो गए। सुबह की पहली किरण की दस्तक के साथ ही रात का अंधियारा छट गया और उस घर से तंत्र मंत्र के फैला जाल का सफाया हो गया। समीर और अनिल अपने अपने सामान बटोरने लगे। बीते कुछ दिनों में इन सब के साथ जो भी हादसा हुआ, उसको भुलाने के लिए उन्होंने इस घर को छोड़ देना बेहतर समझा। वीरेश्वर ने भी उस घर को बेचने का पक्का इरादा कर लिया। सब लोग जैसे ही निकलने वाले थे, समीर ने अनिल से पूछा, तुम शायद सैम को धन्यवाद देना भूल गए। समीर की बात सुनकर अनिल हैरानी से उसे देखने लगा। तब समीर ने हंसते हुए कहा, तुम शायद सैम को ना पहचान पाओ क्योंकि तुम बेहोश थे, लेकिन सैम ने जिसे डूबने से बचाया था उसे उसने पहचान लिया। चाहो तो अब धन्यवाद दे सकते हो। एक पल के लिए अनिल को यकीन नहीं हुआ कि समीर ही सैम है। वो भागकर समीर के गले लग गया। समीर और अनिल को हंसते देखकर निशा ने पूछा, कोई मुझे ही बताएगा आखिर ये माजरा क्या है? तब समीर ने कहा, बड़ी लंबी कहानी है, कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा। क्यों, सही कहा ना अनिल? इतना कहकर वो दोनों हंस पड़ते हैं।